गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम निर्देशन कार्यक्रम में सेवाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने अनुगामी सेवाएं प्रारंभ की थी, जिसमें कि फॉलो अप सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉलो अप के हमने जो कुछ भी गाइड किया है, हमने जो कुछ भी निर्देशन दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सक्सेस हो ही। अब इसका पता अगर सक्सेस होता है तो हमें हमारी अगली गाइडलाइन के बारे में पता चलता है, और अगर अनसक्सेस होता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो रहा है या कहीं कोई बाधा आ रही है, तो हमें अपने कार्यक्रम को नया रूप प्रदान करने के अवसर या निर्देश प्राप्त हो पाते हैं। इसीलिए अनुगामी सेवाओं के बारे में हम इससे पहले अध्ययन कर रहे थे, उसके दो छोटे से टॉपिक हमारे बच गए थे। पहले हम उनको देखते हैं कि अनुगामी सेवाओं के प्रकार। सेवाओं के प्रकार। पहला प्रकार आता है विद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण हेतु। विद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण हेतु। ठीक है। दूसरा है अध्ययनरत छात्रों के लिए। तीसरा है प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं। प्रशिक्षण तथा अनुगामी सेवाओं के प्रकारों में हम 3 प्रकार हम देखेंगे, जिनमें सबसे पहला है विद्यालय महाविद्यालय में अध्ययन हेतु, जो विद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना है। यहाँ पर जो बात आई है वह है सुझाव प्रवेश कि कौन सा हमारी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार कौन सा विद्यालय या महाविद्यालय हमारे लिए उपयुक्त है, जिसमें प्रवेश लेकर जिस विषय के अंदर हम चुनकर और अपने भविष्य के बारे में या अपने भविष्य की व्यावसायिक या रोजगार से संबंधित समस्याओं का हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महाविद्यालय और विद्यालय की सूचना प्रदान करना है, उससे संबंधित निर्देशन का जो है। तो अब उसमें ये देखना कि जिसका जो सुझाव हमने दिया है बालक की योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार क्या वह उपयुक्त है, बालक को वह चीज बालक के लिए वह लाभकारी सिद्ध हो रही है, उसके कोई परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसमें बालक के लिए एक फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी विद्यालय के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बच्चे को उसका सजेशन दे रहे, सुझाव दे रहे, लेकिन परिणाम नहीं है। अंदर की बात कई संस्थाओं में या कई जगह ऐसा देखने में मिलता है कि वही कि हाथी के दांत देखने के और दिखाने के और खाने के और, तो वही स्थिति अगर होती है तो निर्देशनकर्ता अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करेगा, अपने निर्देशन की प्रक्रिया में कुछ सुधार करेगा, और अगर अच्छे परिणाम होते हैं तो औरों को भी उसके लिए अपने जो निर्देशन की प्रक्रिया है उसमें उसको मतलब एक तरह से खुद का मूल्यांकन भी उसको मिल पाता है। दूसरा बच्चों के लिए एक सही दिशा निर्देश की जो व्यवस्था है उसमें उसे और अधिक मोटिवेशन मिलता है। अगली बात है अध्ययनरत छात्रों के लिए। प्रवेश के बाद बच्चों ने अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें प्रवेश ले लिया, उसमें वे अध्ययन कर रहे हैं, तो अब उसमें बहुत सारी कई बार समस्याएं आती, जैसे कि बालक की देखा जाए तो विषय संबंधी कोई समस्या आ रही है, एक पुराने से नए विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट से संबंधित समायोजन से संबंधित समस्याएं आ रही, तो
आपने उसके लिए कुछ निर्देशन उसको दिए हैं, उसको उस गाइडलाइन दी है, लेकिन क्या वह गाइडलाइन उसके लिए उपयुक्त है, या वहाँ पर उस चीज़ को फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से बच्चा जो कर रहा है उसके क्या परिणाम उसको प्राप्त हो रहे हैं। फिर तीसरा जो हमारा फॉलोअप सिस्टम है, उसका प्रकार है, वो है प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाएं। प्रशिक्षण ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज से संबंधित है, उसमें हमको फॉलोअप पूरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें वो है जो बालक के भविष्य का निर्माण करती है, उसको आकार प्रदान करती है। अगला जो इसमें आता है वो है अनुगामी सेवाओं की सीमाएं या समस्याएं, क्या है, कमियां, सीमाएं। तो निश्चित है कि अब इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा प्रयोग हम करते हैं, इतने बड़ा हम कार्यक्रम को करते हैं, तो जो बहुत सारी कमियां रहती हैं, कमियां रह जाती हैं, अगर उन पर ध्यान दिया जाए, अगर उनको नियंत्रित किया जाए, तो निश्चित है हमको सफलता अवश्य मिलेगी। सक्सेस इज ऑलवेज विद अस। इसमें समायोजन की समस्या, सबसे पहले जो समस्या आती है समायोजन। समायोजन से मतलब निर्देशन करता, निर्देशन प्राप्त करता, इन दोनों के मध्य समायोजन का होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर बच्चा कहीं पे उसके निर्देशों के अनुसार, उसकी गाइडलाइन के अनुसार बालक कुछ कार्य करता है, तो वहां पे वो समायोजन कर पा रहा है, फिर वहां के समायोजन के आधार पर मेन तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि निर्देशन करता और प्राप्त करता दोनों के बीच में समायोजन का होना बहुत जरूरी है। आपके निर्देशन के अनुसार वो उसने प्रवेश तो लिया, उसके बाद में दोनों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं है, तब भी दिक्कत है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि समायोजन की समस्या हर तरह से सामने आती है। तो फॉलोअप सर्विसेज या अनुगामी जब सेवाओं की जब बात आती है, अनुगामी कार्यक्रम की जब बात आती है, तो जब आपके बीच में समायोजन नहीं है, तो निश्चित है कि या तो निर्देशन करता सहयोग नहीं करेगा, या फिर निर्देशन वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, या निर्देशन प्राप्त करता जिसने की प्राप्त किया है वो आपके साथ समायोजन एड्रेस नहीं करेगा, उसमें फॉलोअप सिस्टम को फॉलो करने में दिक्कत आती है। दूसरी जो समस्या आती है वह आती है समय, धन व शक्ति अधिक लगती है। समय, शक्ति व धन अधिक व्यय होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। समय, शक्ति व धन इसमें अधिक लगता है, क्योंकि फॉलोअप सर्विसेज के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होता है। आप ये नहीं कि आज निर्देशन दिया और कल से आपने फॉलोअप शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं, उसके रिजल्ट्स आपको देखने होते हैं। आपने लॉन्ग टाइम के लिए दिया है, तो जैसे आपने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे महीने भर में, तो आपको महीने भर इंतजार करना है। 6 महीने का है तो 6 महीने इंतजार करना है। साल भर का है, जैसे आपने कहा कि हमने किसी कोर्स में बच्चे को एडमिशन के लिए सजेशन किया है, अब उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए आपको 3 साल 4 साल का जितना कोर्स है उसको देखना होगा, यानी कि उस टाइम पीरियड को, उस टाइम पीरियड को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी है आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना होगा, अगर 4 साल के कोर्स में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसे में समय भी अधिक लगता है, फिर बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है, क्योंकि हर बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए फॉलोअप रखना और फिर हर चीज़ के रिकॉर्ड को तैयार करना, तो उसमें संसाधनों की भी बहुत अधिक जरूरत होती है। इसलिए समय, धन और शक्ति तीनों की अधिकता इसमें पाई जाती है और बहुत अधिक व्यय होते हैं। अगली बात इसमें आती है सामूहिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। सामूहिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। सामूहिक क्रियाओं की आवश्यकताएं होती है, जबकि वहां पर वो चीजें संभव नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हर स्थान पर कोई एक सामूहिक क्रिया से मतलब ये नहीं कि पूरे समूह का, सामूहिक रूप से जितने लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन सबका साथ में होना बहुत जरूरी है, यानी उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि खाली निर्देशन करता और एक निर्देशन प्राप्त करता, बस ये दो ही है।
लेकिन इनके साथ में और जितने सराउंडिंग में लोग जुड़े हैं, जैसे बच्चे ने किसी ने प्रवेश किया, प्रवेश लेने के बाद उसके साथ जुड़ने वाले उसके मित्र, उसके टीचर्स, उसके कॉलेज के अन्य कर्मचारी, ये सारे जने उससे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि एक ये सामूहिक क्रिया है, ये एक सिंगल या एक पक्षीय कार्य नहीं है, या बहुपक्षीय कार्य है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। हमारे सजेशन के बाद में तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उस फील्ड्स के हर पॉइंट्स पर हर व्यक्ति का उसमें कोई ना कोई तालमेल होता है, उसका व्यक्ति की प्रेजेंस होती है, और उसमें सबका आपस में एक सामूहिक क्रिया का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक साथ नहीं होता है, जैसे कि हमने किसी की कोई रिजल्ट की किसी बात को हमको चर्चा करनी है, तो निश्चित है कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट के थ्रू उसके सब्जेक्ट टीचर्स से बात हो गई, सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, सब्जेक्ट्स के अब तक की जो उसकी प्रोग्रेस है उसकी पूरी डिटेल हो, ये सारी चीजें। तो उस क्रिया के लिए जैसे इंजीनियरिंग में जाता है तो बच्चा डेफिनेटली उसमें सब्जेक्ट टीचर होता है, उसका लैब का वर्क होता है, तो एक लैब असिस्टेंट अलग होता है, एक लैब इंचार्ज अलग होता है, फिर उससे रिलेटेड और जो अदर एक्टिविटीज है उसको करने वाला कोई अन्य टीचर होता है। तो ऐसे में एक बड़ा ग्रुप होता है, तो सबका एक साथ रिजल्ट सामने आना, यानी कि सबको एक साथ मिलकर कार्य करना होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साथ में एक साथ काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो आपके किसी के सजेशन के अकॉर्डिंग आपने बीएड किया, आपने प्रवेश किया, प्रवेश लेने के बाद जैसे आपने यहाँ पर प्रवेश किया चंद्रावन में, तो यहाँ पर आपका जितना भी स्टाफ है वो सारा आपके उस फॉलो अप सिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो अब आपके रिजल्ट्स को लेके हम सब की एक साथ वर्क, हमारा मतलब एक साथ उसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें हमसे कोई फॉलो अप इंफॉर्मेशन मांगी है, तो जिससे मांगी उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ सामने आनी चाहिए, यानी कि हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम सही परिणाम पर पहुंच पाते हैं या सही रिजल्ट अनुगामी फॉलो अप सर्विसेज को हम प्रॉप्त कर पाते हैं। लेकिन ये चीजें सब समय संभव नहीं है। जैसे आज इंफॉर्मेशन मांगी और मैं नहीं हूँ, मैं एब्सेंट हूँ, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचेगी, तो ऐसे में वह चीज अधूरी रह जाती है। इसीलिए सामूहिक क्रियाएं हैं जिनका होना एक साथ होना अनिवार्य है। और अगली बात आती है संस्थाओं की अनुमति न मिलना। संस्थाओं की अनुमति न मिलना, कई बार होता है कि संस्थाओं के द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आए, उसके बारे में पूरी डिटेल को कलेक्ट करे, डाटास देवे। ये चीजें सारी संस्थाएं इसके लिए परमिशन नहीं देती है, इसलिए संस्थाओं की अनुमति नहीं मिलती है। और लास्ट में उत्तरदायित्व की समस्या, उत्तरदायित्व की, कौन उत्तरदायित्व ले रहा है, इस चीज की भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि जो निर्देशन करता है, निर्देशन प्राप्त करता है, यहाँ पर किस किस का उत्तरदायित्व है, इस चीज को तय करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें समस्याएं आती हैं। अब हम बात शुरू करेंगे आज के हमारे टॉपिक पे, वो है निर्देशन कार्यक्रम में सेवाएं। निर्देशन कार्यक्रम में कौन कौन सी सेवाएं, क्योंकि हम निर्देशन की जहां बात करते हैं तो निश्चित ही इसमें बहुत सारे ऐसे प्रकार या तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम निर्देशन की कार्य प्रक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। तो इसमें अलग अलग फील्ड है, कौन कौन सी ऐसी सेवाएं, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से हम निर्देशन या गाइडेंस वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे पहली इसमें आती है वो है सूचना सेवा। सूचना सेवा, सूचना सेवा मतलब कि यहाँ पे आपको सूचनाएं, अब सूचनाएं किस किस से संबंधित, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, ठीक है। शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सूचनाएं, निर्देशन का कार्य इन तीन क्षेत्रों में अधिक होता है, शैक्षिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र में
विभाग में समायोजन, विकास, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी फील्ड आते हैं उसके विषय से संबंधित आ जाता है, उसकी विद्यालय में समायोजन से संबंधित आ जाता है, उसके विकास का सभी पहलू उसमें संबंधित होते हैं। विकास से मतलब उसके शैक्षिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, उसका जो और कहना चाहिए कि सामाजिक जो समूहों के बीच में मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन सभी के अंदर उसके विकास की बात आती है। तो यहाँ पर सूचना सेवाओं का जो कार्य है वो व्यक्ति शैक्षिक संबंधी समस्त सूचनाएं बालक को उपलब्ध कराता है कि आपको कौन सा, आपकी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार कौन सा विषय आप पर सूट कर रहा है, अगर किसी विषय में कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे मिल सकता है, आपके किसी विशेष विषय में रुचि है तो उस विषय से संबंधित कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप चुन सकते हैं, जिनमें आप अपने भविष्य से संबंधित या अपने व्यवसाय से संबंधित विषयों का चुनाव करके और एक व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की जो प्रथम सीढ़ी है उस पर आप चढ़ सकते हैं। व्यावसायिक सूचनाओं से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, उनकी कार्य दशाएं क्या होती हैं, उनकी जो वेतन व्यवस्थाएं हैं वो क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये कार्य उपलब्ध हैं, किस परिस्थितियों में कार्य करना होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है, वहाँ के कार्य करने की जो दशाएं वो क्या है, क्या कार्य होता है, यानी कि एक व्यवसाय से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी हर तरह की जानकारी की जरूरत होती है वो इन सूचना सेवाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाई जाती है। व्यक्तिगत, निश्चित है कि व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित, चाहे बालक की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो एक सावधानी कहा जाए, उनके विकास से संबंधित प्रयास को कहा जाए, तो वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो क्या होनी चाहिए, बालक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं व्यक्तिगत सेवा सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जो हम सूचना सेवा से संबंधित बात करते हैं तो इन शॉर्ट एक ही बात है यहाँ पर कि जिस भी क्षेत्र से संबंधित है एक सही, सटीक, विश्वसनीय, वैध सूचना जो कि लाभकारी है वो इंफॉर्मेशन छात्र तक पहुंचाना या व्यक्ति तक पहुंचाना सूचना सेवा कहलाता है। सूचना सेवा के प्रकार कौन कौन से, किस किस प्रकार से हम सूचना सेवाएं दे सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने तीनों प्रकार कौन कौन से हैं वो तीनों प्रकार मैंने आपके यहाँ पर लिखे। तो हम बात करते हैं प्रकार। प्रकार में सबसे पहला हमने कौन सा लिखा था, शैक्षिक। शैक्षिक सूचना सेवा, ठीक है। अब शैक्षिक सूचना सेवा के अंतर्गत हम कौन कौन सी सूचनाएं छात्रों को उपलब्ध कराते हैं, उनमें सबसे पहला है शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, यानी कि कौन कौन सी अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें कि बालक शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को या अपना विकास ज्ञानात्मक, बौद्धिक, ज्ञानात्मक, मानसिक, शारीरिक विकास कर सकता है। यानी कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो बालक का सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकती है या जिस तरह की बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताएं हैं उनके अनुकूल उसे एक उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है। दूसरे है पाठ्यक्रमों के बारे में कि कौन कौन से पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमों के बारे में यानी कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनमें बालक प्रवेश ले सकता है। किस जैसे बच्चे होते हैं वे आर्ट्स लेकर हम क्या करेंगे, तो आर्ट्स लेके कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि बालक अपना जॉब कर सकता है या आगे भविष्य की दिशा उसे दिखाई दे सकती है। कॉमर्स लेगा तो कॉमर्स में कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें वो काम कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं और उन पाठ्यक्रमों से किस प्रकार की उन्नति या प्रकार का क्षेत्र निर्धारित होता है। फिर है प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश
मांगी जाती है, यानी कि आपकी कौन सी योग्यताओं को वहाँ पर महत्व दिया जाता है, आपकी प्रोफाइल को किस तरह से आपको मेंटेन करना होता है। तो जैसे आपको उच्च शिक्षण संस्थान में अगर एडमिशन लेना है, बीएड करने के बाद एमएड करना है, तो एमएड के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी किस तरह, बीएड के बाद में आप एमएड कर रहे हैं तो उसमें और आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रवेश प्राप्ति के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अगर बालक को पहले से पता है तो बालक अपनी प्रोफाइल को उसी हिसाब से मेंटेन करता चला जाता है। जैसे किसी संस्था में उसको एडमिशन लेना और वहाँ पर पता है कि 80% से एक नंबर भी कम है तो एडमिशन नहीं हुआ, तो बालक का टारगेट क्या होगा कि मुझे 81% लेकर आने हैं ताकि मैं किसी भी हालत में उस संस्था में एडमिशन ले सकूँ। तो यही वाली बात आती है कि प्रवेश प्राप्ति के जितने भी नियम हैं, जितने भी उसकी योग्यताएं हैं, उनकी समस्त की सूचनाएं यहाँ शैक्षिक इसके माध्यम से प्रदान की जाती है, शैक्षिक सूचना सेवा के माध्यम से बालक को दी जाती है। फिर शिक्षण अवधि से जुड़ी सूचनाएं, शिक्षण अवधि, कितने वर्ष का पाठ्यक्रम है, उसमें कितना समय लगेगा, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो शिक्षण अवधि से संबंधित सूचनाएं कहलाती हैं, जिसमें कि 1 साल का पाठ्यक्रम है, 2 साल का है, 5 साल का है, इसमें कितना समय लगेगा, कितना समय आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, कितने समय प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितना टाइम आपको इंटर्नशिप करनी है, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो इस शिक्षण अवधि के अंतर्गत बालकों को प्रदान की जाती है। अगली बात आती है शिक्षण पद्धति, शिक्षण पद्धति। अब शिक्षण पद्धति से संबंधित यह है बात कि किस प्रकार से किस तरीके से वहां का शिक्षण कार्य किया जाता है। जैसे बीएड का है, तो बीएड की शिक्षण पद्धति क्या है कि थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल कहाँ पर, ओरिजिनल रियल लाइफ स्कूल के अंदर जाकर आपको एज ए टीचर टीचिंग करनी होती है। अब उसकी पद्धति में आपको बाकायदा पहले एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है, उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट लेसन डिलीवर करना होता है या कंप्लीट लेसन को वहाँ पर पढ़ाना होता है। जिस स्टेप में आपने लेसन बनाया है सेम स्टेप में आपको बनाना होता है। तो कहने का मतलब वहाँ की जो शिक्षण पद्धति है वह यही है कि महाविद्यालय में रहते हैं तब आपको थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना है, और महाविद्यालय से बाहर जब विद्यालयों में जाते हैं तब आपको प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से जो शिक्षण पद्धति है उससे संबंधित सूचनाएं बालकों को प्रदान की जाती है। अगली बात इसमें आती है अंतिम व्यवस्था व परिणाम, अंकन व्यवस्था व सफलता या परिणाम, यानी कि वहां की अंकन व्यवस्था किस प्रकार से, वहां पे जो मार्किंग का पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको 3 चीजों को ध्यान में रखना होता है। सफलता के लिए कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए सफलता प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने होते हैं। तो कहने का मतलब अंकन व्यवस्था के अंतर्गत ये तय किया जाता है कि वहाँ बालकों को उसकी मार्किंग की सारा पैटर्न समझाया जाता है और सूचना दी जाती है, और सक्सेस से संबंधित, सफलता से संबंधित समस्त तथ्यों को बालकों को समझाया जाता है। अगली बात इसके अंदर शैक्षिक के बाद में आती है व्यवसाय। शैक्षिक के बाद सेकंड आता है व्यवसाय। व्यवसाय से संबंधित जहां बात आती है तो उसमें सबसे पहली चीज आती है व्यवसाय का महत्व। व्यवसाय का महत्व, कि व्यवसाय का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, जिस व्यवसाय को आप चुनना चाहते हो उस व्यवसाय का क्या महत्व है, या आप चुनना नहीं चाहते लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो निश्चित है कि आपको हर व्यवसाय के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी और उसके महत्व को समझाया जाएगा। कि जैसे आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस है, किसी एक अच्छे स्कूल में आप अगर आपने स्कोरिंग रखी और अच्छी ट्रेनिंग ली है तो आप निश्चित है किसी एक अच्छे स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग के लिए तो कहाँ किस तरह से कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो आपकी शिक्षण व्यवस्था से संबंधित, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं
उससे रिलेटेड आपको दिशा प्रदान कर सकता है। यानी कि किसी भी व्यवसाय के महत्व को, क्योंकि जब तक आपको उसका महत्व नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। बीएड के बारे में विचार कब करेंगे? जब आपको उसका महत्व पता है कि इसको इस डिग्री से हम किसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। जब अगर इस तरह की इंपॉर्टेंस ही है, इसका महत्व पता है, तो ही आप उस विषय को या उस व्यवसाय के बारे में विचार कर सकते हैं। इसलिए व्यवसाय के महत्व से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, क्योंकि कार्य की प्रकृति कैसी है, किस तरह का वो कार्य है, वहां पे कैसे कार्य का नेचर कैसा है, उस चीज के अकॉर्डिंग उससे जो रिलेटेड जितनी सूचनाएं हैं वो बालक को प्रदान की जाती है। बीएड की प्रकृति क्या है? टीचिंग, शिक्षण कार्य। तो शिक्षण, टीचिंग यानी कि एक सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पर बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ज्ञानात्मक से मतलब केवल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान हमारा जो एक पैटर्न है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक ज्ञान के स्तर को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाए। दूसरी बात इसके अंदर आती है कार्य की परिस्थितियां। कार्य परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में आपको कार्य करना है, ठंडा है मौसम, वहां पे वातावरण ठंडा है, गर्म है, किस तरह का है, इससे संबंधित सूचना प्रदान की जाती है। फिर बाद में शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक योग्यताओं से तात्पर्य यानी कि यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से किस तरह का श्रम करना होगा, उससे संबंधित सूचना यहाँ पर प्रदान की जाती है। उसके बाद में पदोन्नति यानी कि आपके प्रमोशन में किस प्रकार के चांसेस रहते हैं, किस तरह से प्रमोशन मिल सकता है, इससे संबंधित सूचना है। उसके बाद में आपके बात आती है आवश्यक तैयारियां। आवश्यक तैयारियां यानी कि इसके लिए कौन कौन सी तैयारियां आपको करनी चाहिए। और अंतिम बात जो आती है वह क्षतिपूर्ति और लाभ हानि। क्षतिपूर्ति और अंतिम बात है लाभ हानि। क्षतिपूर्ति के अंदर यानी कि किसी भी व्यवसाय से संबंधित जो भी आप व्यवसाय में चयन करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें आपको DED और कितने भी अनाउंसमेंट मैट्रिकल है वो कितने मात्रा में किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, इसकी समस्त सूचनाएं प्रदान की जाती है। और लाभ हानि यानी कि इसमें किस तरह से आपके वेतनात्मक, शारीरिक श्रम के आधार पर क्या तो लाभ आपको हो सकते हैं, किस तरह की व्यवस्थाओं में आपको हानि हो सकती है। इस तरह से सेवा सूचनाओं के अंतर्गत शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र को हमने देखा। कल हम देखेंगे इसके प्रकार में व्यक्तिगत क्षेत्र में जो भी व्यवसाय है उसको हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो हमारे कल वाले उस पर होगा अनुगामी सेवाओं की के प्रकार को समझाते हुए सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का